अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 14 नंबर प्रॉब्लम स्केलर और वेक्टर के चैप्टर का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, क्लास 11 फिजिक्स का। तो 14 नंबर प्रॉब्लम में हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, या ऐसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ दो कंपोनेंट वेट के, या ऐसे कह सकते हैं वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ के उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो दोनों कंपोनेंट बनेंगे उनकी फाइंडिंग करनी है, या उनके कंपोनेंट्स जो हैं फाइंड करने हैं। वेट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, तो उसी वेट के हमने कंपोनेंट फाइंड करने हैं। एक कंपोनेंट जो उसी वेट के साथ परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट ऐसा जो उसी वेट के साथ परपेंडिकुलर होगा। जो पैरेलल फोर वेट होगा उसका फार्मूला बनेगा W sin थीटा, और जो परपेंडिकुलर वेट बनेगा, परपेंडिकुलर वेट जो होगा वो होगा W cos थीटा। W sin थीटा इसलिए कि वेट जो है वर्टिकल फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर है, तो उसमें कंपोनेंट जो पैरेलल में रखा जाएगा वो W sin थीटा रखा जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में जो रखा जाएगा कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर रखा जाएगा W cos थीटा के तौर पे। या ऐसे कह सकते हैं ये एक कार है, किसी हिल पे है, 20 डिग्री एंगल है इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये कार पैरेलल है, किससे पैरेलल है इसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, वर्टिकल हिस्से के साथ पैरेलल है, तो इसका फार्मूला बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट वाला W sin थीटा। और यही कार परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंगल बना रही है अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W cos थीटा रखा जाएगा। अब सिंपली हमें डेटा में क्या गिवन है, हमें गिवन है 10,000 न्यूटन का वेट ओवरऑल, जो गाड़ी हिल पे है उसका वेट जो है उस हिल पे 20 डिग्री के एंगल पे 10,000 न्यूटन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 20 डिग्री है। अब फाइंड क्या करना है, एक तो पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। पैरेलल कंपोनेंट के लिए जो फार्मूला है W इज इक्वल्स टू W sin थीटा, W परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू W cos थीटा। तो ये दो फार्मूला हमारे पास आ गए, एक पैरेलल के लिए एक परपेंडिकुलर के लिए। अब पैरेलल के लिए फाइंड करेंगे, 10,000 न्यूटन लिखेंगे, sin 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो आंसर आ जाएगा। अब sin 20 जो होता है वो इक्वल होता है 0.342 के। इस तरह 342 जब मल्टीप्लाई होगा 10,000 के साथ, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.342 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल टू 3420 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास, या हमें जो रिजल्ट मिला वेट पैरेलल का, पैरेलल वेट के कंपोनेंट का, वो 3420 मिला। अब आते हैं परपेंडिकुलर वेट पे, तो परपेंडिकुलर वेट के लिए फार्मूला लगाएंगे। सिंपली वेट की वैल्यू है 10,000 न्यूटन cos 20, तो cos 20 जो होता है इक्वल होता है 0.9397 के। तो इस लिहाज से 0.9397 मल्टीप्लाई 10,000 10,000, तो आंसर आ जाएगा 9397 न्यूटन। तो वेट आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, वेट का जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 9397 न्यूटन, और उसी तरह पैरेलल कंपोनेंट का वेट लेंगे 3420 न्यूटन। तो स्टूडेंट ये थे दो वेट के कंपोनेंट्स जो हमने फाइंड किए। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे 15 नंबर प्रॉब्लम। इस 15 नंबर प्रॉब्लम में दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करनी है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे, और लॉ ऑफ कोसाइन के तहत दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू
कॉस इनवर्स ए डॉट बी, या दोनों वेक्टर्स जो भी हैं, फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई सेकेंड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो देखते हैं इसका, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए है हमारे पास 2i + 2j - k और बी है 6i - 3j + 2k। अब इन दोनों वेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स की एंगल निकालेंगे। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल इन दोनों के बीच में जो होगी। अब एंगल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। वेक्टर ए है 2i + 2j - k, वेक्टर बी है 6i - 3j + 2k और इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। उसी तरह बी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी साइन सेम ही रहेंगी इनके साथ। अब इनके स्क्वायर करेंगे तो वैल्यूज तो आएंगी, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब भी डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर होती है तो उसका आंसर क्या बनता है, या फिर जब भी कोई भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। जब दो सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 1 आता है। ये याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जब भी सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 आएगा और डिफरेंट जब होंगे तो आंसर 0 आएगा। अब देखते हैं कैसे। अब इसका आंसर अगर देखना चाहें तो उसका भी एक सिंपल सा मिसाल है। जैसे ये है 3 कंपोनेंट्स है i, j और k। अब i डॉट j करेंगे तो i और j के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी तरह j और k के बीच में देखेंगे तो भी 90 डिग्री और k और i के बीच में देखेंगे तो भी 90 डिग्री। तो cos 90 हमेशा होता है 0 के इक्वल, तो इनका आंसर भी 0 आएगा, इसलिए हम इनको 0 लिखते हैं। इसी तरह अगर i डॉट i है तो पैरेलल है, पैरेलल एंगल 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। इस तरीके कार से ये हुए। अब आते हैं जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि बाकी वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ जो वैल्यू बचेंगी i वाली बचेंगी, j के साथ j वाली वैल्यू और k के साथ k वाली वैल्यू। ये वैल्यूज बच गई। रिमेनिंग आंसर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब i डॉट i करें तो क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह j डॉट j, k डॉट k भी 1 आता है। तो इस तरह वैल्यूज पुट हो गई। अब क्या करेंगे, i डॉट i क्या है 1, तो ये हो गया 1 माइनस j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1। तो ये वैल्यूज जैसी थी वैसी ही रह जाएंगी, बाकी कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे इससे। अब 4 + 4 होगा 8 + 1 होगा तो 9 हो गया, ये आ गया 9। अब 36 है तो 36 + 9 + 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। तो 49 का अंडर रूट निकाला जाए तो 7 7 जा 49 आता है, तो ये आ गया 7 और 3 3 जा 9, तो इसका अंडर रूट हमारे पास बनेगा 3। तो इन दोनों के अंडर रूट आ गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं। 3 7 जा 21, तो 4/21 आ जाएगा। थीटा = cos इनवर्स। इस तरह थीटा 4/21 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1905। तो cos इनवर्स 0.1905 जो है इक्वल होता है 79.0 डिग्री के। तो ये आ गए हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे 16 नंबर प्रॉब्लम, जिसमें हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं। अगेन एक वेक्टर की प्रोजेक्शन हो रही है दूसरे वेक्टर के ऊपर। इट मींस A का अक्ष है वेक्टर B के ऊपर, या असर है A का B के ऊपर।
तो बी के डायरेक्शन पे वेक्टर ए का असर हो तो उसको हम कहेंगे सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू प्रोजेक्शन ऑफ बी। अब देखते हैं कैसे। वेक्टर ए है, वेक्टर ए i माइनस 2j प्लस के है और डायरेक्शन जो है बी वेक्टर का वो है 4i माइनस 4j प्लस 7k। अब प्रोजेक्शन जो है वो डिफाइन होती है b डॉट a इज इक्वल्स टू b इनटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू b। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, इसको इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो अब क्या होगा, b जो स्केलर प्रोडक्ट जो का जो मैग्नीट्यूड है b का वो डिवाइड में चला जाएगा, बाकी बचाएगी प्रोजेक्शन a की b के ऊपर। तो अब प्रोजेक्शन का फार्मूला बन गया b डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब फाइंड क्या करना है, पहले b डॉट a फाइंड करना है। b डॉट a को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4i माइनस 4j प्लस 7k लिखेंगे। b की वैल्यू और a की वैल्यू होगी i माइनस 2j प्लस k। अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आएगा 4i डॉट i प्लस 8j डॉट j प्लस 7k डॉट k। मल्टीप्लाई डायरेक्टली हमने कर दिया, लेकिन i डॉट j 0 लिख दिया, j डॉट k 0 लिख दिया और k डॉट a वाले कंपोनेंट भी सारे के सारे 0 कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग सेम कंपोनेंट्स थे वो लिख दिए। यहाँ ऐसे कह सकते हैं जो पैरेलल कंपोनेंट्स आ रहे थे वो सारे सिर्फ हमने पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम कहते हैं i डॉट i इक्वल है 1, इसी तरह j डॉट j इक्वल है 1 के। तो इस तरह पैरेलल कंपोनेंट 1 के इक्वल है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल है 0 के। अब i डॉट i इक्वल हो गया 1 मींस 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 हो गया, j डॉट j 1 तो ये हो गया 8, इसी तरह k डॉट k इक्वल है 1 के तो ये हो गया 7। अब इनका प्लस करेंगे तो 19 आएगा। b डॉट a हमें मिला 19। अब फाइंड करना है मैग्नीट्यूड वेक्टर b का। तो v का वेक्टर फाइंड करने के लिए 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर लेंगे, 16 प्लस 49 आएगा। इनको प्लस करेंगे तो 81 आएगा। 81 जो है 9 9 दा 81 है तो b की वैल्यू आ गई 9। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू b इज b डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये b डॉट a है हमारे पास 19 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 9, तो 19 अपॉन 9 आ गया प्रोजेक्शन a की b के ऊपर।